अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा 10th का जो चैप्टर था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज हम उस चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा एवोल्यूशन है। तो सबसे पहले हम एवोल्यूशन देखेंगे, एवोल्यूशन है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, और इसमें आज हम पढ़ेंगे कि स्पीशीज कैसे नई बनती है। तो कोशिश करूंगा मैं इंशाल्लाह आज के टॉपिक में इसको कंक्लूड करने की, जितना हो सके हम इस आज के टॉपिक में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम एवोल्यूशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब एवोल्यूशन क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस। याद रखना, ये क्या होती है, एक सीक्वेंस में आती है, पहले एक फिर एक फिर एक फिर एक फिर एक, तो ग्रेजुअल चेंजेस आती है। ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में आ जाती है ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स में इनकी चेंजेस आ जाती है, जिसकी वजह से एक नई स्पीशीज बनती है। तो याद रखना, एवोल्यूशन इज अ सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस, सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस आ जाती है। कौन सी चेंजेस है? धीरे धीरे एक एक करके चेंजेस आ जाती है। किन में? स्पीशीज में आ जाती है। ठीक है, ग्रेजुअल चेंजेस विच टेक्स प्लेस, लेकिन ये एक ही दम में नहीं आती, इसको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स लगते, विच टेक्स प्लेस इन द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। याद रखना, किन में आएगी? प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में आएगी, लेकिन कहां पे, कितने सालों में? ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स में ये आ जाती है। याद रखना, इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स एगो, मिलियंस ऑफ इयर्स। तो हजारों करोड़ों साल लगते हैं एक एवोल्यूशन होने में। ये क्या धीरे धीरे चेंजेस आ जाती है किनमें? ऑर्गेनिज्म में, जिसकी वजह से हमारी क्या बनती है? न्यू स्पीशीज बनती है। तो ठीक है, तो ये हमारा जो एवोल्यूशन का है, ठीक है, इसमें हमने बोला कि बहुत सारी चेंजेस आ जाती है, पहले एक फिर एक धीरे धीरे, लेकिन पुराने और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में कितने सालों में? ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स, ओवर मिलियंस, वो हजारों करोड़ों साल लगते हैं एक नई स्पीशीज बनने में। अगर हम एवोल्यूशन की टर्म बात करेंगे तो ये हमने एक लेटेंट टर्म से एवोल्यूशन का जन्म हुआ है। ठीक है, तो एवोल्यूशन एक लेटेंट टर्म से निकली है, जिसका मैं लिखूंगा यहाँ पे, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटेंट टर्म, लेटेंट वर्ड, लेटेंट टर्म। वो लेटेंट टर्म कौन सी है? वो है एवोल्यूटिव। ये हमारी कौन सी, ये एवोल्यूशन जो हमारा निकला है वो किससे निकला है? एक लेटेंट टर्म से निकला है, जिसको हम इवोल्यूटिव बोलते हैं। विच मीन्स, जिसके माने हैं अनरोल और अनफोल्ड, अनरोल और अनफोल्ड। अब याद रखना, तो हमने क्या बोला? हमने बोला जो हमारा एवोल्यूशन है ये हमने डिराइव किया एक लेटेंट टर्म से, जिसको इवोल्यूटिव बोलते हैं, जिसका मतलब है अनरोल और अनफोल्ड। ठीक है, तो ये हमारा एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन आपको याद समझ आ गया कि इसमें सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस आ जाती है, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हो जाती है और मिलियंस ऑफ इयर्स में, तो एक नई स्पीशीज बनती है। तो टर्म हमारी लेटेंट टर्म है जो इवोल्यूटिव से निकली है, जिसका मान है अनरोल और अनफोल्ड। तो अब हमारा एक और पॉइंट इधर आएगा, एक और हमारा टॉपिक आएगा स्पीशीसेशन। स्पीशीसेशन, ये हमारा एक और टॉपिक इधर है। ये क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज डेवलप फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीशीज इज नोन एज स्पीशीसेशन। सिंपली याद रखना, जो पुरानी स्पीशीज से नई स्पीशीज बनने को हम स्पीशीसेशन बोलते हैं। याद रखना, पुरानी स्पीशीज जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज है उनसे नई स्पीशीज बनने को हम स्पीशीसेशन बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज आर डेवलप formed or developed, new species develop from existing species is known as speciation. उसको हम क्या बोलते हैं? Is known as
स्पीसीसेशन। तो याद रखना जो हमारी स्पीशीज है, उन्हीं स्पीशीज से नई स्पीशीज को बनने को हम क्या बोलते हैं, स्पीसीसेशन बोलते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज नोन एज स्पीसीसेशन। तो अगर मैं सिंपल अल्फाज में बोलूंगा तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज नोन एज स्पीसीसेशन। तो अब सवाल है हमारी जो नई स्पीशीज है अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन वो कैसे बनती है। तो हमारा टॉपिक को हम बढ़ाते हुए पहले पर हम पढ़ेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो हमारा टॉपिक कौन सा बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। अब हमारे पास हमें ये भी पता है, एवोल्यूशन पता है, हमें पता है कि स्पीसीसेशन क्या होता है। अब हमें ये देखना है कि कौन सी चीज है एवोल्यूशन जो बोल रहा है जिससे न्यू स्पीशीज हमारी बनती है। क्लियर। तो हमारा नया टॉपिक कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं मोस्ट केस लूंगा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, याद रखना जो स्पीशीज है वो तो सेम स्पीशीज बनेगी, जो न्यू स्पीशीज बनेगी, ठीक है, वो कैसे बनेगी, अब अपनी स्पीशीज से बनेगी। लेकिन क्या हो जाता है, अगर हमारे पास पॉपुलेशन, एक स्पीशीज पॉपुलेशन है, ये स्प्लिट हो जाएगी। याद रखना जो मेरे पास पॉपुलेशन है, मान लो मेरे पास 10,000 बंदे हैं, लेकिन इनमें क्या हो गया, ये अलग अलग स्प्लिट हो गई, सेम स्पीशीज स्प्लिट हो गई दो सेपरेट ग्रुप्स में, ठीक है, 500 एक साइड में, 5,000 एक साइड में। तो ये इस तरह आइसोलेट हो जाएंगे एक दूसरे से, ना एक उधर जा सकता है, एक इधर ना आ सकता है, यानी कि वो जियोग्राफिकली बैरियर्स उनमें आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर माउंटेन्स आ सकते हैं, स्ट्रीम्स आ जाएंगे, समंदर आएंगे। तो वो सारे क्या है, जियोग्राफिकल बैरियर्स जो आएंगे, जियोग्राफिकल बैरियर्स में हम पहाड़ बोलेंगे, यानी कि एक स्पीशीज थी, ऐसी चीज आ गई तो एक स्पीशीज एक पहाड़ के उस तरफ चली गई, एक पहाड़ की इस तरफ आ गई, लेकिन इतने ये दूर हो गए, इतने जियोग्राफिकली आइसोलेट हो गए कि इनकी वजह से इनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगी। पहले मैं यहां पे लिखूंगा, अगर मेरे पास पॉपुलेशन सेम स्पीशीज की है, ठीक है, न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीशीज गेट स्प्लिट, ठीक है, न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड, नई स्पीशीज कब बनेगी, when the population of same species gets split, when the population of same species get split, अलग अलग हो जाएगी, किसकी वजह से, हाँ, स्प्लिट हो जाएगी, स्प्लिट into टू सेपरेट ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में ये क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। लेकिन कैसे हो जाएगी, मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है, एक अदर से आइसोलेट हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, टू सेपरेट ग्रुप्स, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा क्या होगा, ये आइसोलेट हो जाएंगी, ये अलग अलग हो जाएंगी, किससे, हाँ, एंड गेट आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, कैसे, फ्रॉम ईच अदर जियोग्राफिकली ये क्या हो जाएंगे, ये आइसोलेट हो जाएंगे। तो बैरियर कौन से, जियोग्राफिकल बैरियर्स कौन से होंगे मेरे पास, तो जियोग्राफिकल बैरियर्स की बात अगर करेंगे तो वो हमारे माउंटेन्स आ गए, वो हमारे सीज आ गए, वो हमारे रिवर्स आ गए, वगैरह वगैरह। अब ये अलग अलग हो गए। तो जब जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाएगी इनमें, तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से, यहां पे लिखूंगा मैं, जियोग्राफिकल आइसोलेशन लीड्स टू वो लीड क्या करेगी, इनकी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, लीड्स टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इनमें क्या हो जाएगी, अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगी, ये रिप्रोडक्शन एक दूसरे साथ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अलग अलग हो गए, जिसकी वजह से जीन्स एक्सचेंज नहीं होंगे। जब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगी तो नो एक्सचेंज ऑफ जीन्स, अब एक्सचेंज ऑफ जीन्स नहीं होगा। तो अब क्या होगा, तो ये बंदे अब रिप्रोडक्शन तो एक दूसरे के साथ कर नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन आपस में ही करेंगे। अब जो जितने आइसोलेट हो गए मेरे 5,000, वो आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे। जो यहाँ के 5,000 है, ये आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ के इनमें क्या हो जाएगा, इनमें प्रोड्यूस होंगी मोर एंड जनरेशन, वो चलती रहेंगी हजारों सालों तक, ठीक है। तो इनमें क्या आ जाएगा, एक टाइम आएगा जब इनमें
चेंज आएगी, इनकी जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी कि इनमें जीन फ्रीक्वेंसी जो है उनमें एक चेंज आएगी। तो यहां पे लिखूंगा मैं ऊपर। तो अब तो ये एक्सचेंज ऑफ जीन्स नहीं होगा, तो ये क्या करेंगे, ये ब्रीडिंग करेंगे। हाउएवर दे कंटिन्यू द ब्रीडिंग विद द आइसोलेटेड पॉपुलेशन। ठीक है, ये आइसोलेटेड पॉपुलेशन क्या है, ये कंटिन्यू करेंगे ब्रीडिंग विद एक दूसरे के साथ ही वो ब्रीडिंग स्टार्ट करते गे। हाउएवर ब्रीडिंग कंटिन्यूज विद द आइसोलेटेड पॉपुलेशन, लेकिन वो क्या करेंगे, ब्रीडिंग कंटिन्यूज within the isolated population के साथ ये ब्रीडिंग करते रहेंगे। ठीक है, तो उससे ज्यादा मोर एंड विच रिजल्ट्स इन प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर जनरेशंस। और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तो ये जनरेशन चलती रहेंगी, एक दूसरे से दूसरी से तीसरी जनरेशन बढ़ती रहेगी। ठीक है, जब जनरेशन बढ़ते रहेंगी, बहुत सारी 5 जनरेशन हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, तो इनमें क्या हो जाएगा, इनमें प्रोसेस होंगे, इनमें चेंज होगी। देयर विल बी चेंज ओवर जनरेशंस, over the generations there is random change in gene frequency। वहां क्या होगी, वहां पे जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, या हम बोलेंगे रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। अब जीन फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगी। जब चेंज आएगी तो उसमें क्या होगा, हमारा इसमें जो हमारा जो स्पीशीज है वो आइसोलेट ग्रुप्स में, इनमें मोर ये डिफरेंट हो जाएंगे। जब जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, द आइसोलेटेड जो हमारी स्पीशीज है उनमें क्या होगा, वो डिफरेंट हो जाएंगे। विच मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। याद रखना, जो जीन फ्रीक्वेंसी होगी, जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, उससे क्या होगा, जो आइसोलेटेड स्पीशीज है वो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर हो जाएगी। अब जो चेंज हो गई, ठीक है, आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स है, वो हजारों साल हो जाएंगे, वो इतने चेंज हो जाएंगे कि वो एक दूसरे के साथ फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। याद रखना, इतने आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स दे बिकेम सो डिफरेंट, वो इतने चेंज हो जाएंगे, इतने चेंज हो गए होंगे कि वो they are unable to reproduce with each other। ठीक है, तो जब वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे कभी भी, वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इससे हमारी दो न्यू स्पीशीज बनती है। जब वो मिलेंगे आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के बाद क्या होगा इनमें, ठीक है, दे आर सो इनकैपेबल, दे बिकेम सो डिफरेंट, वो इतने डिफरेंट होंगे, दे विल बी इनकैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, वो इनकैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग विद ईच अदर होंगे, रिप्रोड्यूसिंग विथ ईच अदर को एक साथ वो क्या करेंगे, अगर वो मिलेंगे भी एक दूसरे के साथ, इवन इफ दे हैपन टू, अगर वो मिलेंगे भी, इफ दे हैपन टू बी मीट, अगर वो मिलेंगे, वो आपस में न्यू स्पीशीज नहीं, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, सो वी से दैट टू न्यू स्पीशीज हैव बीन फॉर्म्ड। तो हमारा हैव बीन, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो न्यू स्पीशीज बन जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन है, आखिर कौन कौन सी चीज है। एक तो हमने बोला जियोग्राफिकल, ठीक है, बैरियर्स आएंगे हमारे, और दूसरा हमारा आएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगी, जिसकी वजह से न्यू पॉपुलेशन, न्यू स्पीशीज बनती है। या क्या बोलेंगे हम, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से वेरिएशन चेंज आएगी, किसमें, एक इंडिविजुअल में। क्लियर, ये हमारा कौन सा था, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। लेकिन जो क्लासिफिकेशन होती है जानदारों की, एक और पॉइंट हमारा, एक और टॉपिक हमारा यहाँ पे निकलता है अब, वो है क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन।
तो अब हमारा जो है, हमने जो साइंटिस्ट ने जब क्लासिफिकेशन की, उन्होंने ऑन द बेस ऑफ एवोल्यूशन की थी वो, तो एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन को अलग अलग नहीं कर सकते। ऑन द बेस ऑफ साइंस हम क्या करेंगे, एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन को, एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, जो एवोल्यूशन को इसको आप किताबों तक ही महदूद रखो। बीइंग ए मुस्लिम, क्या हमें पता है क्या अल्लाह ताला ने क्या किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो उन्हीं से फिर पॉपुलेशन बनती रही। अल्लाह ताला ने हर किसी का जोड़ा बनाया, हर किसी स्पीशीज को बनाया है। तो एवोल्यूशन के हिसाब, एवोल्यूशन को आप किताबों तक ही महदूद रखो, इसको ज्यादा अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो हमारा जो एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन है, जो साइंटिस्ट ने इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन ही क्लासिफिकेशन की है, ठीक है। तो इन्होंने बोला जो हम क्लासिफिकेशन स्पीशीज की करती है वह एक्चुअली रिफ्लेक्शन है उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की, ठीक है। जितने ज्यादा कैरेक्टर सेम होंगे, जितना ज्यादा कैरेक्टर सेम होंगे, उतनी ज्यादा वो आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेटेड होंगे, याद रखना। तो इसका मतलब जितने ज्यादा कॉमन फीचर्स होंगे दो स्पीशीज के दरमियान, इसका मतलब उनका जो एंसेस्टर होगा वो उनका सेम होगा। तो यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखेंगे हम, बोथ एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन आर इंटरलिंक्ड, बोथ एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन आर इंटरलिंक्ड। जो हमारे पास जो एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन है वो क्या है, वो आपस में इंटरलिंक है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला जो क्लासिफिकेशन स्पीशीज की होती है वो रिफ्लेक्शन होती है कि इनके एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप होती है वो इसको दोहराती है, रिफ्लेक्ट करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज इज अ रिफ्लेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज is the reflection, याद रखना, is reflection, वो reflection of किसकी है, reflection of their evolutionary relationship, वो उनकी क्या है, वो रिफ्लेक्शन है उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की। इसका मतलब जितने ज्यादा कैरेक्टर सेम होंगे दो स्पीशीज के, उनका एंसेस्टर, यहाँ पे मोर सेम कैरेक्टर्स, ज्यादा कैरेक्टर सेम होंगे तो वो ज्यादा क्लोजली रिलेटेड, वो क्लोजली रिलेटेड होंगे। क्लियर। तो अब हमारा पॉइंट क्या आएगा, जो जितने ज्यादा कैरेक्टर सेम है तो इससे हमें ये पता चलता है कि उनका जो एंसेस्टर होगा, एंसेस्टर इज कॉमन, एंसेस्टर उनका कॉमन होगा, यानी कि एक ही होगा। तो इसकी वजह से एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन की वजह से जितने जानदारों में क्या होगा, जितने स्पीशीज में कैरेक्टर सेम होंगे, उससे हमें जितनी ज्यादा सिमिलरिटीज हुई, हमें उससे क्या हुआ, हम उनको स्टडी करने में हमारी बहुत ही ज्यादा आसानी पेश आई। इससे जितना ज्यादा हमें सिंपल हो गया कि भाई एक जानदार को पढ़ रहा है, इसके और इसके कैरेक्टर्स कॉमन है, तो एक को पढ़ लो तो उसके भी हमें खुद ब खुद समझ आ जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा था, ये हमारा एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन था। तो अब हमारा जो नया टॉपिक आएगा इंशाल्लाह, उसमें हम ट्रेसिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, या हम बोलेंगे एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहां तक उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज।